नमस्कार पीएमसी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 12 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों एक एक करके जाने के। दरअसल प्योंगयांग झील से भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने का कार्यक्रम शुरू। जी हाँ, वापस बुलाए गए हैं टैंक, बख्तरबंद वाहन। बड़ी खबर निकल के आ रही, वीडियो जारी हुआ। 15-20 दिनों में पूरा हटने का प्रोसेस हो जाएगा पूरा। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, गलवान घाटी में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक। रूसी समाचार एजेंसी ने किया बड़ा खुलासा, चीन के मुंह पे करारा तमाचा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखाई शक्ति, म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश। चौथी बड़ी खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, फिलहाल पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री गरजे, अमित शाह बोले जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगाया जाएगा। जी हाँ, ममता बनर्जी पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, ट्विटर के खिलाफ कड़ा एक्शन हो सकता है। जी हाँ, सरकार और ट्विटर के बीच ठन गई है। 2 घंटे बातचीत में नहीं निकल पाया है निष्कर्ष। सब कुछ खबरें करके जानेंगे। माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति जब्त। बड़ी खबर इसके बारे में आपको बताएंगे। और कासगंज मामले में कहां पहुंची हैं कार्रवाई, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्योंगयांग झील से भारत चीन सेनाओं का पीछे हटना शुरू हुआ। वापस बुलाए गए टैंक और बख्तरबंद वाहन। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म करने की प्रक्रिया यानी कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत भारत और चीन की सेनाएं का पीछे हटना शुरू हो गया है। टैंकों को भी पीछे किया जा रहा है। आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले भारत और चीन की सेना के लोकल कमांडर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद प्योंगयांग झील के किनारे से दोनों देशों ने अपने टैंकों को पीछे करना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल को प्योंगयांग के तट से हटाया जा रहा है। चीन ने प्योंगयांग झील से टैंक, बख्तरबंद वाहन वापस लिए हैं। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर भारतीय सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये इस वीडियो में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लगातार चीन की सेनाएं अपने बख्तरबंद वाहनों को भी पीछे ले रहे हैं। चीन ने प्योंगयांग झील से टैंक, बख्तरबंद वापस लिए हैं। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर भारतीय सेना ने जारी किया है। इस बीच आपको बता दें, आसपास क्षेत्रों की ओर से वापस बुलाया जा रहा है ताकि चीन जिन्हें सिरिजाप और मोल्डो गैरिसन से आगे ले जा रहा है। इंडिया टुडे और सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कल शाम टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था। प्योंगयांग झील के दोनों तटों से 7 दिनों के भीतर इस प्रोसेस को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 15 सहित अन्य तनाव वाली जगहों पर चर्चा शुरू करेंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ करीब 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, गलवान घाटी में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक। रूसी समाचार एजेंसी ने किया खुलासा। गलवान घाटी में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस बीच एक रूस समाचार एजेंसी TASS ने दावा किया है कि 15 जून को गलवान घाटी झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि चीन अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों के मरने की बात को नहीं कबूला है। आपको बता दें कि फिलहाल इस डिसएंगेजमेंट घटना के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच तनाव की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिखाई शक्ति, म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश। म्यांमार में जारी सैन्य शासन को लेकर अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने शक्ति दिखाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल अमेरिका की ये शक्ति तब देखने को मिली जब इस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इस महीने सैन्य तख्तापलट के जरिए सेना ने सत्ता संभाल लिया है और आंग सान सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल वह एक कार्यकारी आदेश जारी कर रहे हैं जिससे म्यांमार के जनरल अमेरिका में $1 अरब की संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि सेना को सत्ता छोड़ देना चाहिए और देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा है कि मैंने एक नए कार्यकारी आदेश को मंजूरी दे दी है जो हमें तख्ता पलट करने वाले
सैन्य नेताओं, उनके व्यावसायिक हितों, इसके साथ ही परिवार के करीबी सदस्यों पर तुरंत प्रतिबंध को मंजूरी देने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा है कि हम इस सप्ताह लक्ष्य के पहले दौर की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे इस आदेश से अमेरिकी संपत्तियों से म्यांमार के सैन्य नेताओं को मिलने वाले लाभ को फ्रीज करने की अमेरिकी प्रशासन को अनुमति मिलेगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बोले, भारत चीन चरणबद्ध ढंग से हटा रही हैं सेनाएं। जी हट रही हैं सेनाएं पीछे, इसकी भी जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 सालों से टकराव जारी है, लेकिन इस बीच अब सेना, भारत और चीन की सेनाएं आपस में पीछे हटने की तैयारी तेज हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री ने भी संसद में इस बात की स्वयं जानकारी दी है। हम चलते हैं अपडेट। पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला, कहा जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कूच बिहार में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। उन्होंने रैली में राजवंशी समाज की भारी भीड़ भी जुटी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी को मौका दीजिए, सोनार बांग्ला बना देंगे। कहा कि परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री बदलने की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और सोनार बांग्ला बनाने की है। बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडों के दम पर चुनाव जीतते हैं। अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय का वोट लेने के लिए ऐसा करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि भाजपा की सरकार बनते ही 1 हफ्ते में बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी जाएगी। आज यहाँ परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने बंगाल में 3 जगहों से परिवर्तन यात्रा शुरू की है और आज चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, जहाँ गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया आर पार का। इसके साथ ही अमित शाह ने पूछा है कि ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को क्यों रोक रखी हैं, जय श्री राम के नारों से बौखला रही हैं। ये देशभक्त नहीं हो सकती हैं। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो कमेंट के माध्यम से दोस्तों ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपडेट। किसान आंदोलन के बीच ट्विटर और सरकार में ठनी 2 घंटे की मीटिंग में भी नहीं बनी बात, मिली कानूनी कार्रवाई की धमकी। दरअसल केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नकेल कसने की तैयारी में है। बुधवार रात को ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर अधिकारियों से बातचीत का ब्यौरा रिलीज़ किया। इसमें बताया है कि IT सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्विटर अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की है। इसमें उन्होंने पश्चिमी देशों और भारत में ट्विटर के अलग अलग बर्ताव का मुद्दा भी उठाया है। इसके साथ ही भारत के नियम न मानने के लिए कंपनी को सीधे शब्दों में चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि सरकार ने 4 जनवरी को ट्विटर से ऐसे 1178 अकाउंट पर रोक लगाने को कहा है जिनका जुड़ाव पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों के साथ पाया गया है और जिनमें किसानों के प्रदर्शन के संबंध में भ्रामक और भड़काऊ सामग्री साझा की गई है। कुल मिलाकर ट्वीट ने 1000 से ज़्यादा अकाउंट पर कार्रवाई की है और इसमें से 500 पर सरकार ने रोक लगाने की मांग की है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। कासगंज हत्याकांड, शराब माफिया मोती का दाहिना हाथ नवाब गिरफ्तार, लाठी भाला बरामद। जी हाँ, कासगंज जिले के थाना शिढ़ूपुरा इलाके की काली नदी की कटरी में सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या और पुलिस पर हमला करने के आरोपी शराब माफिया नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर भाला और लाठी बरामद की गई है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों को भी चिन्हित कर रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। नवाब सिंह को मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर मोती सिंह का दाहिना हाथ माना जाता है। गुरुवार को SP मनोज कुमार सोनकर ने बताया है कि 9 फरवरी को शिंढूपुरा थाने के उप निरीक्षक अशोक कुमार एवं आरक्षी देवेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला कर सिपाही की हत्या करने के मामले में नवाब सिंह निवासी नंगला धीमर शामिल रहा। उनका निशानदेही पर हत्या और हमले में प्रयुक्त भाला और लाठी बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट। महुआ मौजूदा के कमेंट पर बोले पूर्व CJI रंजन गोगोई उनके पास सही फैक्ट तक नहीं है। सांसद और पूर्व CJI रंजन गोगोई ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 के चौथे संस्करण में बोलते हुए कहा है कि फिलहाल आज हम भय के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन कोई जज और पूर्व जज
हमलों से घबराता नहीं है। आज किसी न्यायाधीश ने बड़ा फैसला किया है तो रिटायरमेंट के बाद उसे धमकी दी जाती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि अगर उनके अनुसार फैसला नहीं होगा तो हमला भी कर देंगे, लेकिन जज को इससे डरना नहीं चाहिए। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 के चौथे संस्करण में शिरकत करते हुए खुलकर इस मुद्दे पर जवाब दिया। उनने पॉइंट ऑफ व्यू द थर्ड पिलर रोड मैप फॉर इंडियन जुडिशरी सेशन में बोलते हुए 2 दिन पहले संसद में लगे आरोप पर जवाब दिया। रंजन गोगोई ने कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास सही फैक्ट तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि संसद में एक महिला मेंबर ने आरोप लगाया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा नाम ले लें। मेरा नाम है क्योंकि क्यों नहीं मेरा नाम लिया है। सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें सरकार समर्थक न्यायाधीश के रूप में देखा गया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा है कि यह हमला क्या है। एक जज या पूर्व जज हमलों से घबराता नहीं है। यदि किसी न्यायाधीश ने एक सचेत निर्णय लिया तो सेवानिवृत्ति के बाद हमला किया जाएगा। वो चाहते हैं कि उनके अनुसार आचरण करें, नहीं तो हमला होगा। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, रंजन गोगोई जिस तरीके से राम मंदिर मुद्दे पर निष्पक्ष फैसला सुनाया, अब उस पर कुछ सांसदों को लगता है कि राम मंदिर पर सीजीआई ने गलत किया है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो हैं तो दोस्तों ममता की ही सांसद, जब ममता ही जय श्री राम के नारों से डरती हैं, बौखलाए होती हैं, डर जाती हैं, तब आप समझिए उनके सांसदों का क्या हाल होता होगा। हम चलते हैं ट्विटर की मेड इन इंडिया कू ऐप से टक्कर। जी हाँ, भारत में विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स के विकल्प की तलाश लंबे समय से चल रही है। हालांकि अभी तक ये तलाश जारी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के विकल्प के तौर पर पिछले साल ट्विटर नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च हुई है और अब कू ऐप ट्विटर के विकल्प के तौर पर तहलका मचा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद ने भी कू ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। आपको बता दें कि कू ने आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज में भी हिस्सा लिया। कू ऐप की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। वैसे तो आपसे कई लोग कू ऐप के बारे में जानते होंगे, लेकिन कई लोग अभी इससे अनजान भी हैं। कू एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसे ट्विटर की टक्कर में पेश किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कू एक मेड इन इंडिया ट्विटर है। ये हिंदी, अंग्रेजी समेत 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी इंटरफेस ट्विटर जैसा ही है। इसमें शब्दों की सीमा 350 है। आपको बता दें कि इसी सप्ताह कू ने अपनी सीरीज ए फंडिंग के हिस्से के रूप में 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये फंडिंग इन्फोसिस के मोहनदास पाई की 30N4 कैपिटल की ओर से हुई है। और इससे पहले कू को एक्सेल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, ब्लूमर्स वेंचर्स और ड्रीम इक्विपमेंट से भी फंडिंग मिली है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों अब माफियाओं के खिलाफ एक्शन में होगी। एक्शन में योगी सरकार 700 करोड़ की संपत्ति जब्त। अधिकारी बोले भाग जाओ या जेल में रहो। दरअसल यूपी के कासगंज में हुई वारदात के बाद योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। सरकार ने 700 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। डीसीपी एससी अवस्थी ने कहा है कि शराब माफियाओं के अब दिन गिने चुने बचे हैं, वे भाग जाएं या फिर जेल जाने को तैयार रहें। डीजीपी ने कहा है कि यूपी की माफिया के खिलाफ पिछले काफ़ी अरसे से अभियान चल रहा है। हमने इनकी 700 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। डीजीपी ने कहा है कि कासगंज मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। कासगंज में शराब माफिया के खिलाफ अभियान के तहत टीम कार्रवाई करने गई थी। जो एक दुस्साहस कार्य कर रहे हैं उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी सजा दिलाएंगे। ध्यान रहे कि पुलिस पर शराब माफियाओं के हमले और सिपाही की मौत के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। हम चलते हैं अपडेट। भाजपा को राहत। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक से कोलकाता हाईकोर्ट का इनकार। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने पार्टी द्वारा निकाली जा रही रथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। भाजपा राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाल रही है। 5 खंडों में यात्रा निकाली भी जा रही है जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। कोलकाता हाईकोर्ट में भाजपा की इस रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि फिलहाल भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा से प्रदेश में कोविड-19 की सिचुएशन और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां लोगों को अपनी तरफ करने की तैयारी में जुटी हुई हैं और इस कड़ी में भाजपा फरवरी और मार्च के महीने में रथ यात्रा निकालने वाली है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बीजेपी के लिए एक राहत है। हम चलते हैं अगले अपडेट। संगम में डुबकी, नाविक संघ चलाई नाव। जी हाँ, प्रयागराज में प्रियंका का नया अंदाज।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगाई है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक आनंद भवन का भी दौरा किया। प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मनकेश्वर मंदिर भी गई है। प्रियंका गांधी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से भी मुलाकात की है। इस बीच प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे तो उन्होंने नए घर में प्रवेश किया था। उनके गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य ने ही की थी। प्रियंका गांधी मनकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और स्वामी स्वरूपानंद से मुलाकात करने के बाद दिल्ली रवाना हो गई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण अधिसूचना जारी, यहाँ रोटेशन सिस्टम लागू। दरअसल यूपी में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन यूपी के लिए आरक्षण नीति व शासनादेश को लेकर पंचायती राज्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव ACS मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है। पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उन्होंने बताया है कि SC OBC महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति भी दे सकेंगे। हम चलते हैं अपडेट। राहुल के राजस्थान दौरे से पायलट की मांग, कृषि कानून निरस्त करे केंद्र, प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए। दरअसल केंद्र कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से कृषि कानून निरस्त करने की मांग की। दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी दोस्तों 12-13 फरवरी यानी आज आने वाले हैं राजस्थान में, और इस वजह से राजनीतिक सियासी समीकरण बढ़ी है। हम चलते हैं अपडेट। काला हिरण शिकार मामला, सलमान का हलफनामा झूठा बताने वाली राजस्थान सरकार की अर्जी खारिज। दरअसल काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान के जोधपुर जिला व सत्र न्यायालय ने राज्य सरकार की वो अर्जी खारिज कर दी जिनमें अभिनेता सलमान खान द्वारा आर्म्स एक्ट के संबंध में दायर हलफनामे को झूठा करार दिया गया था। राजस्थान सरकार की ऐसी ही अर्जी को पूर्व में निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया है कि जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया है। हमने 2006 में ही जवाब दिया था कि कोई गलत हलफनामा पेश नहीं किया गया। ऐसी दलीलें सलमान खान को परेशान करने के लिए दी जा रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट। हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इससे सलमान की ओर से झूठा शपथ पत्र देने की बात भी सामने आई थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर बड़ी खबर, TMC को एक और झटका। ममता को एक विधायक ने पत्र लिखकर कहा नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई। कोई TMC से सीधा इस्तीफा दे रहा है, कोई ममता बनर्जी TMC के टिकट से सीट न लड़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी में सीधा शामिल हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है ममता बनर्जी की। लगातार इस्तीफे का दौर भी जारी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मशीन लेकर चमोली पहुंचा चिनीक हेलीकॉप्टर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ऋषिगंगा और तपोवन टनल में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। पानी भरने की सूचना के बाद लगभग 1.5 घंटे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन बाद में हालात का जायजा लेने के लिए एयर फोर्सेस की टीम ने आपदाग्रस्त ग्लेशियर और 10 गांव का दौरा किया, जिसके बाद स्थिति को सामान्य पाने पर एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चमोली में तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में पल पल नई चुनौतियां पेश भी आ रही थी। बुधवार मध्यरात्रि हिल करके काम कर रही टीम का पता लगाने के जिस रणनीति पर काम शुरू किया गया था, सुबह 11 बजे उसे बदलना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर ने सब कुछ चंगा कर दिया है। दोस्तों लगभग फिलहाल बड़ी खबर भी इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।